बस्तर पिछले करीब करीब 12-13 वर्षों से काफी चर्चा में है देश के अंदर। जब बस्तर के अंदर सलवाजुड़ूम नाम का एक गैर संवैधानिक अभियान केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के चलाया, दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के जब यह सलवाजुड़ूम चलाया बस्तर के अंदर माओवादियों को खत्म करने के नाम से, एक तरह से अघोषित रूप से आदिवासी जनता के खिलाफ यह युद्ध था, लड़ाई था। उस समय से बस्तर चर्चा में है। वो जो सलवाजुड़ूम चल रहा था, जब लोगों को पकड़ पकड़ के कैंपों में लाया जा रहा था, शिकार जो हाका मारते हैं, हाका करके हजारों की तादाद में लोग शिकार, सलवाजुड़ूम का मतलब शिकार, ये सलवाजुड़ूम के लोग जब हजारों की तादाद में फोर्स के साथ मिलकर के जब आदिवासियों का शिकार कर रहे थे, उस समय हम लोग भी बस्तर के अंदर आदिवासी महासभा के नेतृत्व में मैदानी लड़ाई लड़ रहे थे। देश की जो जनवादी दायरे के अंदर प्रजातंत्र के मर्यादा के भीतर रह करके हम लोगों ने एक बड़ी लड़ाई उस समय लड़ा। उस लड़ाई के दरमियान ही कामरेड बाल गोपाल से मुलाकात हुई। वो एक समय था जब बस्तर के अंदर सामान्य लोग दक्षिण और पश्चिम बस्तर के अंदर जा नहीं सकते थे, रोड से गुजर नहीं सकते थे। उस बीच में कामरेड बाल गोपाल आए, मिले, काफी देर चर्चाएं हुई। मुझे वो दिन याद है, उन्होंने कई सवाल मुझसे पूछा और मिलने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरा इनसे बहुत सारे मामलों में मेरा दिली तौर पर कहीं पुराना संबंध है, वास्ता है। काफी देर चर्चा की और मैं आज उनके इस जयंती के अवसर पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, यहां आप लोगों ने मुझे बुलाया, आयोजकों ने मुझे बुलाया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आभारी हूं दिल से कि मुझे ऐसे अवसर पर बोलने का मौका मिला। दोस्तों, जब बस्तर के बारे में बात करते हैं तो उमर, बस्तर की हालत कश्मीर से कम नहीं है। अगर वहां पैलेट गन की बात होती है तो बस्तर में फर्जी इनकाउंटर की बात होती है, फर्जी आत्मसमर्पण की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, कई निर्दोषों को जेल में डालने की चर्चा होती है। ये करीब 13-14 वर्षों से लगातार ये चल रहा है। तो अभी सलवाजुड़ूम के बारे में बहुत लिखा गया, बहुत पढ़ा गया। ये सलवाजुड़ूम के बाद का समय है, ये बस्तर के अंदर बाद का समय है। क्या ग्रीन हंट 1, 2, 3 पता नहीं क्या क्या ये बोला जा रहा है। फिर इस बीच में क्या सरकारें बदल गई। राज्य की सरकार तो है, स्टेट गवर्नमेंट तो भाजपा के पास ही है, केंद्र की सरकार बदल गई। बोला गया कि हम जब केंद्र में बैठेंगे तो माओवाद को खत्म कर देंगे।
आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं उनको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। और यह नजारा आपको बस्तर में दिखेगा, किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। सच यह है, एक मोटा मोटी मैं आप लोगों को खाका बताना चाहता हूं। वो सलवा जुड़ुम के समय वो एक ऐसा वातावरण था कि लोग एक तरफ सलवा जुड़ुम का जो अभियान है उसके साथ बंधक बना करके वहां रखे गए लोग थे। पहले संगम माओवादियों के साथ जुड़े हुए लोग ही ज्यादातर थे, उनको एसपीओ बनाया, फिर उन लोगों से लड़वाया, फिर जो कत्लेआम कर रहे थे उसके बाद जो उस तरफ जो लोग थे गांव में, ये लोग डर के कारण से, भय के कारण से और कुछ बदले की भावना से बहुत सारे लोग माओवादियों के साथ जुड़ गए। लड़के, सैकड़ों हजारों लड़के उनके साथ जुड़ गए और काफी तादाद में उसी परेड में आंध्रा, आपका तेलंगाना, आंध्रा वहां पलायन कर गए। आज भी लोग हैं, मजबूरी में जी रहे हैं। ये बस्तर की हालात। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा स्थिति थोड़ा शांत टाइप लग रहा था। फिर जो माओवादियों के पास बड़े तादाद में लड़के लड़कियां गई थी, वो थोड़ा सा उनके अंदर एक सोचने का समय मिला। जहां तक फिर माओवाद से भी ऐसे बहुत सारे लड़के एक विमुख होने लगे, छोड़ने लगे, गांव में आकर के बैठने लगे, मां बाप के यहां जाकर के बोले नहीं अब तो बहुत हो गया। फिर इसी बीच में सरकारें बदलती हैं, फिर माओवाद के खिलाफ एक नया अभियान चलता है। क्या जो लड़के घरों में बैठे बंदूक छोड़ करके, उनको भी बुला करके संपर्क कर करके सिलेंडर कराया जाने लगा। समझ रहे हैं ना, सिलेंडर जिसको फर्जी आत्मसमर्पण के नाम से काफी चर्चा। और जो लोग जो उस पूरे ये प्रक्रिया में जो लोग सचमुच ना जन मिलिशिया के मेंबर थे, ना संगम के सदस्य थे, ना दलम के सदस्य थे, ऐसे लोगों को भी सिलेंडर दिखाया गया। कई ऐसे उदाहरण और खूब प्रचार अखबारों में, टीवी में, अब तो सोशल मीडिया में, बोले ये देखो इतने तादाद में नक्सली सिलेंडर कर रहे हैं। और फिर कुछ इनाम भी दिया जा रहा था। ये एक दौर चला बहुत जम के। और उसके बाद फिर पिछले एक साल के भीतर कुछ 2-3 बड़ी घटनाएं हुई। एक बीजापुर का पेदागेलूर, नेंड्रा, ये फोर्स। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, इस दरमियान फोर्स बहुत बढ़ गया बस्तर के अंदर, छावनी बन गया, छावनी बस्तर। हर जो ये बड़े रोड है, हाईवे है, वहां आपको हर 5 किलोमीटर के अंदर एक सीआरपीएफ का कैंप मिलेगा, एसटीएफ का कैंप मिलेगा, बीएसएफ का कैंप मिलेगा, आईटीबीपी का कैंप मिलेगा। बहुत गश्त होने लगा। और इसी दरमियान पिछले अक्टूबर महीने में पेदागेलूर, चिन्नागेलूर, वहां महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जिसकी बहुत चर्चा है। उसके बाद नेंड्रा, ठीक 2 महीने बाद, 3 महीने बाद नेंड्रा एक गांव, वहां पे 3 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती है। और मैं जिस जिले से आता हूं, सुकमा बहुत चर्चित है, जहां 76 जवान मारे गए, 24 जवान मारे गए, ताड़मेटला, उरपालमेटा, और फिर कलेक्टर अपहरण कांड, हमारे जिले की घटना है। इतनी घटनाएं हुई। वहां उसी जिले में एक कुन्ना में महिलाओं के साथ
बलात्कार की खबरें तो नहीं, लेकिन उनके साथ जो सलूक पुलिस फोर्स ने किया वो बलात्कार से कम नहीं। महिलाओं को नग्न कर दिया जाता है, बोले तुम, वो फिर उनको पूरा कपड़े निकलवाते हैं और जानबूझ करके उनके तनों से खुद फोर्स के लोग उसके वो क्या नाम दूध निकलवा के देखते हैं कि सचमुच है या नहीं, इनकी ये बच्ची की मां है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। फिर उसको सुला करके उसके ऊपर बैठ रहे हैं। तमाम तरह के जो इसको छिड़काने नहीं बोलना चाहिए, अत्याचार ये किया। ये सब घटनाओं पर एफआईआर भी हुए, गिरफ्तारी नहीं है। आगे कुछ नहीं हुआ इस पूरे मामले में, चाहे गेल्लूर का हो, नेंड्रा का हो, कुन्ना का हो और कोई घटना है। एफआईआर हुआ अभी जो सेंट्रल में एक जो कानून बना उसके अंतर्गत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं आगे। शायद अंततः यही होगा जो बॉर्डर में जो सेनाओं के द्वारा अत्याचार किया जाता है महिलाओं का और उस पर कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही इन मामलों में भी होने वाला है। और इस दरमियान फिर यह सब हो रहा है। इसमें कुछ ह्यूमन राइट्स के लोग इन्वॉल्व थे, शालिनी, मालिनी, कुछ और दोस्त लोग, इन लोगों ने इस सवाल को उठाया। तो देखे कि नहीं, इनको यहां से कैसा हटाया जाए बस्तर के अंदर से। फिर उनको सामाजिक एकता मंच बनाए, जो व्यापारियों का एक तरह से गैर बस्तरियों का संगठन कह सकते हैं। इन लोगों ने उनको उनके घरों में जाकर के किराया मालिक को डराया, तब भी उन खाली नहीं करवा रहे थे, डराया, धमकाया, उनके सामानों को बाहर फेंकवाया, फिर जाने के लिए विवश किया। ये एक पिक्चर है। और वो चले गए। फिर क्या हो रहा है अब एक ये स्टेज में फर्जी इनकाउंटर इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है। मैं जहां हूं, मैं सुकमा के आसपास पिछले करीब 1.5 महीने के भीतर 4 घटनाएं फर्जी इनकाउंटर की। एक बार 3, 2 बार, एक बार 2 बार, अभी 2 सप्ताह के भीतर पकड़ के घरों से रात में घेरना है, घरों से पकड़ के ले जाना है और थोड़ी दूर ले जाकर के मार डालना, खत्म। और इस अभी जो पोटा केबिन होता है, एक आश्रम टाइप पढ़ने वाला जगह, वहां पढ़ने वाले लड़के लोग 2 थे। जगदलपुर जिले की बात है। वो 2 लड़के सगा गए हुए थे रिश्तेदार के यहां। उनको रात को पकड़ते हैं, घरों से जबरदस्ती लेके जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर के नाले में मार डालते हैं। उसको लेकर के बहुत अभी तक हल्ला हो रहा है, बहुत हो रहा है, हड़तालें हो रही है, पुतले फूंक हैं, तमाम चीजें हो रही है। तो ये सब हो रहा है। और इसी बीच ये सब किसके नेतृत्व में हो रहा है? वहां एक आईजी एसआरपी कल्लूरी है, ये उनके मार्फत ये सब हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये एक फॉसिस्ट गवर्नमेंट है केंद्र में और राज्य में, और उनके नजरिए से ये जो नक्सलवाद को खत्म करने का जो उनका सोच है, उनका जो तरीका है, वो तरीका मेरे ख्याल से कल्लूरी से बेहतर आदमी और कोई उपयोग नहीं कर सकता था। वो कल्लूरी करवा रहा। बिल्कुल अभी आपको एक बात बताता हूं, ये सब हो रहा है। तमाम बाहरी लोग, बाकी जो मानवाधिकार संगठनों के लोगों को चुप कराया, बाहर भिजवा दिया जबरदस्ती। अब उनको लगा कि यहां मनीष कुंजाम को कैसे शांत कराया जाए, उसको कहां भगवा सकते हैं, वो तो वहीं का है।
फिर कोई मौका नहीं मिल रहा था उमर मनीष कुंजाम के खिलाफ। कोई अब बोले कोई 420 का मामला नहीं है उनके पास, कोई लंपन धंधा नहीं है, फिर आखिर इसको दबाया कैसा जाए? तो उन्होंने अभी इस बीच में आप लोगों के जेएनयू से निकला हुआ बात है, ये जेएनयू में 2011 से वहां कुछ पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उन लोगों ने महिषासुर और दुर्गा पर बड़ा शोध करके वहां एक जयंती मनाना चालू की है। वो जयंती के बाद आजकल सोशल मीडिया में वो ट्वीट पोस्ट चल पड़ा। वो पोस्ट घूमते घामते पिछले 3 सालों के भीतर मेरे यहां आ रहा। उसमें यह बताया है कि अब तो दुर्गा पूजा का वक्त है ना, और वो उस पोस्ट में एक दो जो जरूरी बातें हैं कि दुर्गा पूजा की जब शुरुआत होती है उससे पहले जब दुर्गा की मूर्ति बनाया जाता है, प्रतिमा बनाया जाता है, तो उसमें वैश्याओं के घर से मिट्टी लाना जरूरी है, वही मूर्ति पूजनीय है। हमने इसका जांच पड़ताल करा ली जो सही है। फिर वैश्याएं दुर्गा को अपनी कुलदेवी मानती, ये दोनों बातें लिखी हुई है, इसलिए दुर्गा वैश्या है। और उसके मार्फत ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, यानी स्वर्ण लोगों ने, आर्यों ने महिषासुर की हत्या कराया, मूल निवासी राजा की हत्या कराया, आदिवासी राजा की हत्या कराया। ये कुल मिलाकर वो कहानी है। वो पोस्ट मेरे मोबाइल से व्हाट्सएप में मैं अपने दोस्त को करने वाला, थोड़ा कहीं और वायरल हो गया, हल्ला शुरू हो गया अभी, और खूब फिर कल्लूरी ने एफआईआर कराया 3-4 थानों में। आईपीसी का 295(1) के तहत मेरे खिलाफ मामले दर्ज है, कभी भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस। और क्या हुआ आपको ताज्जुब होगा, मेरे खिलाफ बंद हुए कई जगह, पुतले जले बस्तर के अंदर। मैंने एक सभा करके बताया कि भाई ठीक है, आप दुर्गा को मानते हो, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, लेकिन मैं तो हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मेरा धर्म हिंदू नहीं है, मेरा धर्म आदिवासी है, मैं असुर वंश का हूं, हमारे यहां आनाल पेन जो होता है बुढ़ा देव, उसका मैं आराधना करता हूं, और गांव की जो माटी देवता है उसकी मैं पूछता हूं। अब तक जो आप लोगों ने हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में हमारे जो मूल निवासियों को, आदिवासियों को बड़ा बड़ा नाक दांत ऐसा दिखा करके एक भयानक चरित्र चित्रण किया, उससे जो हमको ठेस पहुंचा, उसका क्या है? उसका क्या? तो अब यह चल रहा है लड़ाई बस्तर के अंदर, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? कल्लूरी ताज्जुब होगा, एफआईआर कराता है। 17 अक्टूबर को जगदलपुर के अंदर अभी सामाजिक एकता मंच है, उसका नाम बदल करके अग्नि कर दिया गया, उसकी रैली होता है, और रैली में मेरे खिलाफ बहुत बकवास होता है, यही दुर्गा का ट्वीट लेकर के अनाप शनाप बकवास, खूब गालियां, मां बहन तमाम चीजें। फिर बंद होता है, और उसके बाद आपको जानकर ताज्जुब होगा, बस्तर के अंदर कुछ इतिहास में मांझी बनाने की परंपरा रही रियासत काल में। उन मांझियों को बुला करके, दंतेश्वरी एक मंदिर है, लोग कभी उसकी आराधना करते हैं, आस्था रखते हैं, वहां मांझियों को बुला करके कल्लूरी पुलिस और कुछ अग्नि के लोग मेरे खिलाफ मीटिंग कराते हैं। बोले देखो देखो, ये दंतेश्वरी भी दुर्गा है, इसका अपमान मनीष कुंजाम ने कराया, और उसके मेरे खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं, पेपरों में देते हैं, कल्लूरी बयान देता है, बोले मनीष कुंजाम जो पोस्ट किया उसकी जांच करा रहे हैं, बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। कल्लूरी ये सारा चीज करवा रहा है।
उसके बाद ये मेरे ख्याल से 22 या 23 की घटना है। 26 तारीख को सुकमा में अग्नि वालों की सभा होती है, कल्लूरी कराता है। मेरे खिलाफ जितना अनाप शनाप बोलना है बोल दिया, जो मन में आया वो। भले वो उसको अरेस्ट तो करना है, पर थोड़ा समय ठीक नहीं है। ये बकवास करना शुरू कर दिया। और ये यही नहीं, उसके बाद 2 दिन बाद और एक सभा होती है, 2 दिन पहले, आज से 2-3 दिन पहले। कौन सी तारीख की बात है ये? मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख की बात है। उमर उसमें क्या बोलता है, कल्लूरी भाषण देता है वह आत्मसमर्पित नक्सलियों के सभा में। और वो जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें वो कैसे लोग आए, वहां आकर के वो ऐसे बकवास करना शुरू किया कि मनीष कुंजाम अब अपने जनाधार तलाशने के लिए देवताओं का इस्तेमाल करना चालू किया। अब उसका अगले चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। वो कल्लूरी बयान कर रहा है, जैसे पॉलिटिशियंस भी ऐसा नहीं कहते, ये कहना चालू किया। दरअसल उमर अभी चर्चा कर रहे थे गौ हत्या की, गौ रक्षा की। ये जो मेरे बयान पिछले 1 साल पहले, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कहने लगे कि जो गौ रक्षा, अरे गो मांस खाते हैं, गाय मांस खाते हैं, उनको भारत छोड़ देना चाहिए। उसी समय उसके दूसरे दिन मैंने एक प्रेस बयान रिलीज किया कि भाई ये जो आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग, एक तरह से मुसलमानों को टारगेट करके जिस तरीके का हल्ला कर रहे हैं, जिस तरह आतंक इन लोगों ने फैलाया, हत्या कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बस इस देश के अंदर आदिवासी भी, कई जनजातियां हैं आदिवासियों के भीतर, ये लोग भी गौमांस खाते हैं। मैंने खुद कहा कि बस्तर के अंदर मेरा जो देवी है, मेरा जो अनाल पेन है, वहां हम लोग हर साल गाय काटते हैं, और काटते हैं तो क्या वो गाय मांस को क्या फेंक देते हैं? नहीं, खाते हैं। हर कुल में ये हमारी यहां परंपरा है। ये मैंने बयान जारी किया। संघियों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। और अब ये पोस्ट आया, अब इस पोस्ट को लेकर के फिर सारा गुस्सा उतार रहा है। तो मैं पहले ही जिक्र किया कि कल्लूरी आज की जो फॉसिस्ट गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है आदिवासियों पर अत्याचार करने का, उसका वो सही चेहरा है कल्लूरी के रूप में। यह बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों, मैं एक बात, यही सब हो रहा था, मैं बोलना भूल रहा हूं। कल्लूरी मेरा बहुत प्रचार कराया जगह जगह, पुलिस के और अलग अलग अग्नि संस्थाओं के लोगों का, अलग अलग जातीय संगठनों के लोगों को बुला करके, जबरदस्ती डरा धमका करके बुला करके एक फोटो लगवाया मनीष कुंजाम। मैं बीच में कन्हैया से मेरी बहुत पुराना पहचान है, उमर को मालूम है। तो कन्हैया के साथ मेरा फोटो था, कन्हैया कुमार जो जेएनयू का प्रेसिडेंट था, मेरा उनसे मिलते हुए फोटो कहीं सोशल मीडिया में वायरल हो गया। उस फोटो को निकलवाया और बड़ा बड़ा वो फ्लैक्सी बनवा करके, देखो ये मनीष कुंजाम कन्हैया से मिल रहा है, जेएनयू का देशद्रोही जेएनयू का देशद्रोही से मिल रहा है, और ये देखो ये भी कम देशद्रोही नहीं है। मुझे तो देशद्रोही या तमाम चीजें कहा उसने, बोले ये देशद्रोही उनसे मिल रहा है। तो उमर, आज जो हम लोग यहां बैठे हैं, ये फोटो भी ऐसा ही कुछ होने वाला है ये फोटो भी ऐसा कुछ होने वाला है। तो बस्तर में बहुत विचित्र स्थिति है, बहुत ही विचित्र स्थिति है। आप, ये जो मैं कुछ कह रहा हूं, ये बहुत कम है।
अब तो मैं ये बात कहते कहते भूल गया, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुर्म पर, हमारा एक पीआईएल है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी पीआईएल पर सलवा जुर्म को बंद करने का आदेश दिया। उसी में से हमने सुरक्षा मांगा भाई कि ये सलवा जुर्म वाले हमें कभी भी मार सकते हैं, इसलिए हमें सुरक्षा दिया जाए। जबकि मैं और हमारे यहां के मुख्यमंत्री साथ में एमएलए थे, अच्छी जान पहचाना है और एक साथ अगल बगल में रहते थे 5 वर्ष। उनसे 2 बार मिले, सुरक्षा नहीं दिया। बोले क्यों विड्रा किया गया भाई मेरी सुरक्षा, इसको मुझे दे दिया जाए, नहीं दिया। फिर अंत में हम लोगों ने कोर्ट में जो केस ऑलरेडी चल रहा था उसमें शामिल कराए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुरक्षा देने का आदेश दिया और सुरक्षा तो दे दिए, लेकिन अब क्या, पिछले करीब 20-22 महीनों से मेरे यहां सुरक्षा गार्ड्स तो लगे हैं उमर। मैं आपको एक बहुत जोरदार किस्सा बता रहा हूं। सुरक्षा गार्ड्स है लेकिन केवल गार्ड है, गन नहीं है। आप लोगों को ताज्जुब होगा, वो केवल मेन दिया गया, क्या नाम, आदमी दिए गए, गन नहीं दिया गया। मैंने एसपी से बोला भाई कि ये केवल क्या, जो हथियार बिना आदमी आप हमको दिए हो, ये हमारी क्या सुरक्षा करने वाला है, तो नहीं दिया। उनसे पहले 2-3 बार बोला, कुछ नहीं बोला। आजकल ये जो दुर्गा और महिषासुर वाली घटना पर से मैंने फिर मांगा, नहीं दिए, नहीं दिए, अभी तक नहीं दिया। मेरे साथ कुछ गनमैन लोग आए, खाली आता है, ठीक है, ओके। अब वो शायद उनके जरिए मेरी खुफिया करवाना चाहते हैं, क्या ना, क्या बोलते हैं इसको, हां, जासूसी कराना चाहते हैं, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। ये सब तमाशे हो रहा है। मैं बस्तर में जो कुछ होना है वो करेंगे, जो कुछ बोलना है वो बोलेंगे, कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। बोलेगा तो उसको दबा दिया जाएगा। ये हो रहा है। मैंने कई दफे कहा कि भाई हमारा जो संगठन है वो नक्सलाइट संगठन नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं, अलग हैं। हम लोग इस देश के कानून को मानते हैं, चुनाव लड़ते हैं। कोई नहीं माना, बोले नहीं 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 नहीं, इनको तो दबाया जाए। और इसी पूरे दरमियान जब सिलेंडर हो रहा था, उस समय चिंता गुफा एक जगह है, बड़ा नाम, ताड़मेटला गांव है, जहां ताड़मेटला की घटना हुई, 76 जवान मारे जाने के, उसके बगल में हमारे एक सरपंच है। कल्लूरी एसपी और कलेक्टर सब जाते हैं मनरेगा का काम चालू कराने के बहाने। वहां के सरपंच को बुला करके कहां कहां से कुछ निर्दोष लोगों को, गांव वालों को बुलाकर 52 लोगों का सिलेंडर दिखाते हैं। उसमें हमारे सरपंच को सामने रख देते हैं और उसका क्या हुआ, ठीक 2-3 महीने के बाद माओवादी लोग उसका संज्ञान लेते हैं। बोले ये सरपंच सिलेंडर करने वाली में से ये सिलेंडर कराने वाली महिला है। उसको करीब 4 दिन तक हाथ और पैर को बांध के रखते हैं माओवादी। उसका भाई जो मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सहायक है, उसको 7 दिन तक बांध के रखते हैं। ये सारी घटनाएं पुलिस के सामने है। लेकिन फिर भी आदिवासी महासभा के लोग, सीपीआई के लोग, मनीष कुंजाम से संबंधित संगठन के लोग माओवादी हैं, देशद्रोही हैं, इनको दबाओ, इनको कुचलो। ये आखिर क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि एक घटना आप बता देना चाहते हैं कि जब सलवा जुर्म चल रहा था, उसी समय बस्तर के अंदर टाटा और एसआर, जो देश की बड़ी
कारपेट कंपनियां हैं, वो खदान के लिए आती हैं, कारखाना लगाने के लिए आते हैं। तो हम लोग सलवा जुर्म के खिलाफ लड़ते लड़ते उनके खिलाफ भी लड़े, टाटा एसआर के खिलाफ भी लड़े। कारखाना लगाने के लिए वो कामयाब नहीं हो पाए, टाटा को वहां से भागना पड़ा, एसआर को भागना पड़ा, हम लोगों के आंदोलन के कारण से। उनको लगा कि अभी जब मोदी जी चाह रहे हैं कि बस्तर के अंदर जो अपार संसाधन है, लोहा, अब्रक, बॉक्साइट, जंगल, पानी बेहिसाब, उसको ये सारी कंपनियों को सौंपना चाहता है ये मोदी। अब उसके लिए ये सब तमाम चीजें करा रहे हैं। और उसका फिर क्या, ये सबसे बड़ा रोड़ा कौन? बोले आदिवासी महासभा के लोग। इनको रोको, इनको दबाओ। फिर ये शुरू हुआ। तो दरअसल मैं कभी कभी सोचता हूं, हम लोग जब स्टूडेंट्स फेडरेशन में थे तो कम्युनिज्म की पुस्तकें पढ़ते थे। तो ये पूंजीपति क्या है, इजारेदार पूंजीपति कौन होते हैं, हम लोगों को कुछ समझ में आता नहीं था कि ये पूंजीपति किस चिड़िया का नाम है। अब ये जो दौर है, इस दौर में जब से ये जो आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, ये जो ग्लोबलाइजेशन का मामला आया, तब से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये सारे जो पूंजीपति है, ये बड़े बड़े जो कंपनी वाले मालिक लोग हैं, अब ये कहां सेंट्रलाइज किए हुए हैं? आदिवासी इलाकों में। आदिवासी इलाका, जो आदिवासी इलाका कभी ये सब चीजों से अनजान था, वो पिछले करीब 25 सालों के भीतर ये आदिवासी इलाकों में ये जो प्राकृतिक संसाधनों के लूट के लिए वहां पहुंचे और वो लड़ाई हो रहा है। और अब हमें समझ में आ रहा है कि ये टाटा है, ये सारा इसको कहते हैं। बोले ये कौन? बोले अच्छा, ये गांव को खाली कराने वाले, ये पूरे जंगल को कब्जा करने वाले, पहाड़ को कब्जा करने वाले, अच्छा इसको कहते हैं हम लोग। अब समझ में आ रहा है हमको भी कि हाँ, ये बड़े राक्षस हैं जिनको कहना चाहिए। ये वास्तव में मानव के खिलाफ, इंसान के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, सच कहूं तो आदिवासियों के खिलाफ, कि ये दुश्मन है असल में। इनके लिए ये सब रास्ता बनाने की तैयारी हो रहा है, ये बस्तर के अंदर या आदिवासी इलाकों में ये लड़ाइयां, दरअसल इसके लिए ये तमाम चीजें किया जा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बस्तर के अंदर, हम इस लड़ाई को हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बस्तर में हमारा ये प्रयास है कि ये जो भी कुछ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ा जाए। ये बड़े जो कंपनियां को यहां लूटने के लिए बस्तर में जगह बना देने की कोशिश हो रहा है, उसके खिलाफ ये एक बड़ा मोर्चा बनाया जाए, ये हम लोग वो कोशिश में हैं। पिछले करीब 2 साल से एक नए नारे के साथ हम लोग बस्तर के अंदर लड़ रहे हैं, उससे आतंकित है बस्तर में। तो अभी बस्तर में तो आप लोग खूब सुनते होंगे क्या क्या बातें। अभी मैं उमर से बातचीत कर रहा था बस्तर के मामले में, अलग अलग इन लोगों ने चर्चा का एक मंडली टाइप बनाया। कलकत्ता में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, जेएनयू में तो खैर चर्चा ही करते रहते हैं। मैं तो जेएनयू में 2-3 बार गया इसी मुद्दे पर। ये सब हो रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन बस्तर में हम लोग अपने लोगों को नहीं जगा पाएंगे। अपने लोगों को इन सब चीजों के खिलाफ, ये जो कुछ उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, इसके खिलाफ हम अगर लोगों को गुलबंद ना करें तो
ठीक है, आप लोग सब चर्चा कर रहे हैं, अच्छा है ये डेमोक्रेसी में, लेकिन वहीं के लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे तो एक मुश्किल होगा। वो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। पिछले करीब 2 सालों में हम लोगों ने वहां 8-9 संविधान के भीतर ऑटोनॉमी की बात शुरू कर दिया। बस्तर के अंदर जो बहुत पुरानी जातियां हैं, जो आदिवासियों की टाइप है, उनको आदिवासियों की श्रेणी में लाया जाए, आरक्षण दिया जाए। ये बड़ा आंदोलन, एक बड़ा शक्ल लेने की तैयारी में है बस्तर के अंदर। उससे भयभीत है जो देश के जो अंदर जो माहौल है। अभी अभी मराठों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ, पाटीदारों का हुआ, जाटों का हुआ, गुर्जरों का हुआ, आप लोगों के आंध्रा तेलंगाना में क्या नाम, काफू लोगों का हुआ। इससे भी भयभीत है कि बस्तर में पता नहीं क्या होने वाला है। अगर यह आंदोलन शुरू हो गया इनके नेतृत्व में तो फिर पीछे चले जाएंगे सब लोग, इससे भयभीत है। और हम लोग इसको थोड़ा प्लान से करना चाह रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है। आजकल तो नए नए मुद्दे के साथ मनोवादी भी आ रहे हैं, पुलिस के जरिए आ रहे हैं आतंक मचाने के लिए। हमारे साथी लोग भी कभी कभी डर जाते हैं कि यह सब क्या हो रहा है, इसका क्या किया जाए। तो यह सब हो रहा है। और मैं, आप लोग पूछेंगे, हो सकता है मैं बहुत सारी चीजें बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक दो चीज जो चर्चा हमेशा होता है आदिवासी इलाकों के बारे में, 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया के बारे में कहा जाता है कि हां, देश के भीतर जितने राज्य हैं जहां शेड्यूल एरिया है, वहां के राज्यपाल इतने ताकत और अधिकार देने के बावजूद कभी उसका पावर का इस्तेमाल नहीं किया। और बस्तर में आप देखेंगे 5वीं अनुसूची के पावर का इस्तेमाल कहां होता है। जब हम लोग सलवा जुड़ूम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो एसपीओ बनाया आपने, इसको इतना स्वचालित हथियार दिया, ऑटोमेटिक हथियार दिया उनको, आप किस बेस पर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत बताया तो आनन फानन में जितने एसपीओ थे, करीब करीब 5000 से ज्यादा, उन सारे एसपीओ को, जो बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं थे, दस्तखत नहीं जान रहे थे, उन सबको सिपाही बना दिया, आरक्षक बना दिया। कौन से संविधान के कौन से कानून के अंतर्गत? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। और अभी अभी माओवादियों के खिलाफ लड़ाने के नाम से बस्तर बटालियन बन रहा है, उसमें 100% आदिवासी बस्तर के लड़के। आप मरने की बात है, माओवादियों के खिलाफ लड़ने की बात है, तो वहां आप 100% आरक्षण दे रहे हो आदिवासियों को, फिर बाकी नौकरियों में क्यों नहीं दे रहे हो भाई? गुरुजी की नौकरी में कहा गया है आपका या 5वीं अनुसूची, बाबू की नौकरी में कहा गया, अधिकारियों की नौकरी में कहा गया, ठेकेदारी में कहा गया, और दूसरे मामलों में आपका आरक्षण किधर है? आपका ये 5वीं अनुसूची मौन। ये हाल है कानून का। दरअसल अगर कानून की बात बोले तो बस्तर में तो कोई कानून है ही नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत बदतर हालात है। मुझे नहीं मालूम, आज मैसेज करी शालिनी, क्या मालिनी सुब्रमण्यम, वो बस्तर में थी, रेड क्रॉस सोसाइटी में काम कर रही थी। उनका उसको बंद करा दिया पुलिस ने, कल्लूरी ने। फिर वो वहां रहकर कुछ काम कर रही थी, लिखने पढ़ने का, उसको वहां से बस्तर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वो यहां आना चाह रही थी, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आई या नहीं। पर सच है कि बस्तर को एक अलग तरह का इलाका बना देना चाहते हैं, जहां कोई सच बोलने वाला रह ना पाए। दरअसल बस्तर में सच, मैं कन्हैया की भाषण की बात ही कर रहा हूं,
यहां मुश्किल बस्तर के अंदर एक ही सच को सच बोल पाना भी कितना मुश्किल बात है, ये वहां चुनौती है। और इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकारा, डरने का। थोड़ा थोड़ा पहले हम लोगों ने सबका विरोध किया, अब हमारे ऊपर आया, हम लोग तो विरोध करेंगे, जम के विरोध करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, जेल डालेंगे, मार डालेंगे, और क्या होगा। अब हमारे भाइयों को अब तक तो मार ही रहे, माओवादियों के नाम से और किस किस के नाम से मार ही रहे। तो हम भी मर जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, पर हम लड़ेंगे, ये हमारा फीलिंग है। बस धन्यवाद। స్టేజ్ మీదకి ఇది అయిపోయిన తర్వాత లంచ్ పైన, ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం సెషన్ లంచ్ తర్వాత మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్లు ఉంటే ఇలా పాస్ చేయొచ్చు. के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी को जानकारी है, और हम लोग जो कुछ वहां लड़ रहे हैं, जो भी स्टेप ले रहे हैं, उसकी भी जानकारी है पार्टी को, और पार्टी का पूरा सपोर्ट है। और पार्टी के सपोर्ट के वजह से भी हम लोग इतना बड़ा, जो एक तरह से गैर प्रजातांत्रिक अभियान सलवा जुलूम था, उसके खिलाफ हम लोग लड़ पाए। टाटा और एसआर के खिलाफ अगर हम लड़े और बस्तर से उनको अगर खदेड़ने में कामयाब हुए, तो उसके पीछे भी पार्टी का सपोर्ट था। इसलिए मैं केवल सीपीआई का तो है, और सीपीएम का भी सपोर्ट है। उनके लीडरान से भी मेरी बातचीत होती रहती, चर्चा होता रहता है। वे लोग भी हमको नैतिक रूप से और तरीके से भी हमको समर्थन करते हैं। धन्यवाद। एक दो चीज जिसको मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो कुछ सवाल है उससे संबंधित भी, ये जो कुछ हो रहा है बस्तर में, उसको लेकर के हम लोग कोर्ट जाने की तैयारी तो कर रहे हैं, न्यायालय जाने की तैयारी तो कर रहे हैं। और कल्लूरी जिस तरीके से एक नौकर होकर के तमाम सिविल सेवा के जो रूल्स है उसका उल्लंघन करके जिस तरह वो नेता से भी बदतर गतिविधियां कर रहा है, उसको कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और पहले भी कुछ इस तरीके के मामले हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं, उसमें कैसे शामिल किया जाए इसको भी पता कर रहे हैं। लेकिन हां, पर यह भी एक सच है कि वहां जो उमर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि वहां जैसे जैसे ये सब चीज हो रहा है, थोड़ा प्रजातांत्रिक जो दायरा है वो और सिमटता जा रहा है और लोग बोल नहीं पा रहे हैं। ये एक सच्चाई है, इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोई लोग कह नहीं रहे। भाजपा, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उनके साथ काफी तादाद में आदिवासी हैं, लेकिन उनके लीडर जब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। चर्चा में अवश्य बात करते हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ी वहां कठिन स्थिति है, समस्या है। दूसरा, ये जो भी हमारे जो साथी हैं, उन लोग भी काफी परेशान है पुलिस से। यही कल्लूरी
हमारे करीब करीब 25 एक साथियों को जेल में डाल दिया था, 302, जिसमें 76 जवान मारे गए और तमाम घटनाओं में 3-3, 4-4 साल तक जेल में रहे, फिर वापस आए। हमारे बड़े बड़े साथी हैं, इनके अंदर भी एक तरह से एक डर है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उनको थोड़ा आत्मविश्वास पैदा करने का, लड़ने के लिए। पर अब तैयार हो रहे हैं, लड़ेंगे। ये जो नया हमला जो अब इसी को ध्यान में रख करके मुझ पर वार किया गया, ये जो महिषासुर के हवाले से, वो वही सब की वजह से है। बाकी जो बस्तर के अंदर जो नौजवान है, जो छात्र हैं, आदिवासी छात्र हैं, उनके बीच में हमारा जो मुद्दा है वो काफी लोकप्रिय है। काफी लड़े, मेरे हम लोग यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में लड़े और जीते भी। तो हम सोच रहे हैं कि ये सब फोर्स को लेकर के हम आगे बढ़े, और यही सारे सवाल का भी जवाब है। धन्यवाद। कल कुछ न्यूज़ नहीं है, क्या स्टेटस है जनता सरकार का, कुछ है क्या? हाँ, जनता सरकार, यस, उसके बारे में तो बोलिए। माओवादियों का जनताना सरकार काफी दिक्कत में है। फोर्स बहुत बढ़ गया और फोर्स को बहुत इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं गांव से ही। बहुत एजेंट बना लिया है पुलिस ने गांव गांव में, पैसा दे करके, गोपनीय सैनिक और तमाम चीजें। तो फोर्स जब चाहे तब वहां मूवमेंट कर लेती है, और जनताना सरकार तो पहले है अभी की तारीख में माओवादियों का। जहां तक जनताना सरकार में क्या होता है इस बारे में भी मुझे बालगोपाल जी जब मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये माओवादी कहते हैं कि हम लोगों ने बस्तर के अंदर बहुत सारा भूमि सुधार काम किया, क्या नाम, भूमि सुधार का काम, लैंड रिफॉर्म का। तो मैंने कहा कि ऐसा तो मुझे कहीं ऐसा कोई उदाहरण तो दिखता नहीं है माओवादी ने कोई बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म किया हो। हां, यह सच है कि उन लोगों ने गांव गांव में बड़े बड़े टैंक बना लिया, क्या नाम, तालाब, गांव के श्रमदान से। हर घर से लोगों को जाना जरूरी है। एक एक घर से आदमी करीब करीब 15-15, 20-20 दिन रह करके काम किया, इलाके के लोग। तो बड़े बड़े डैम बने, वो दिखता है। और क्या कुछ जो गांव के जो शुरू में जो बैठे वाले जो ला करके उस गांव को गांव में बैठाया जिन लोगों ने, उनके पास थोड़ा बहुत जमीन, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा स्वाभाविक रूप से। उनको गांव वालों की शिकायत पर ऐसे जमीन को उन लोगों ने अलग कर लिया, उनसे खींच करके। उस पर खेती भी नहीं हो रहा है, कई जगह पे खेती नहीं हो रहा है। और खेती जहां होता भी है, जीवन जी मैं आपको बताता हूं, जिन ऐसा जो खींचा हुआ जो खेती है, ऐसे खेतों में गांव के लोग सामूहिक रूप से खेती करते भी हैं, तो वो जो अनाज है वो माओवादियों के लिए काम आता है। जब माओवादी गांव आते हैं तो उनको कूट करके खिलाने का काम आता है। आप समझ रहे हैं ना ये? बाकी और कोई कुछ हुआ ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। किसी हाल जमीन ले करके किसी जरूरतमंद को दे दिया हो, ऐसा एक भी उदाहरण बस्तर के अंदर तो नहीं है। हां, कुछ इलाकों में जिनके पास धान ज्यादा है, धान समझ रहे हैं ना, धान हमारे यहां बेचते नहीं है। हमारे आदिवासी कल्चर में ऐसा ही है, बेचना आजकल शुरू कर दिए, बेचते नहीं है। तो जो धान पैदा होता है, जिनके पास ज्यादा, जो 2 साल 3 साल 4 साल का स्टोर रहता है, वो वैसे धान को कई जगहों पे उन लोगों ने बंटवाया। हम गरीबों को, जरूरतमंद को दे रहे हैं इस नाम से। पर ये गांव वाले कौन, आदिवासी जो गांव के अंदर है उनका, और किसी बड़े सामंत
हम उनको, हमारे माओवादी लोग उसका विश्लेषण में उनको भी सामंत कहते हैं, मैं उनके उस विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। बस्तर के अंदर कोई भी सामंत आदिवासी तो नहीं है, कम से कम सामंत या जमींदार तो नहीं है। थोड़ा बहुत मानसिकता सामंतवाद की तो आप में भी हो सकता है, हम में भी हो सकता है, लेकिन बस्तर के अंदर उस तरह का कोई सामंत या जमींदार नहीं हुआ। जिनके पास मुश्किल से 50 एकड़ 60 एकड़ जमीन हो, वो कैसा सामंत हो गया, वो कैसा जमींदार हो गया, भूमि मालिक हो गया। उनसे अगर 10-15 एकड़ जमीन लेकर के बोलेंगे कि हमने भूमि सुधार कर लिया, तो ये गलत है। मैं माओवादियों के इस तर्क से कभी सहमत नहीं था। मैंने बाल गोपाल जी को इस बात से कहा तो बोले वो लोग तो बहुत दावा करते हैं आंध्रा में कि हम लोग ने ये किया वो किया, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। तो ये जनताना सरकार में आमतौर पर होता क्या था कि कोई जैसे कोई मुद्दा आया, गांव के आपस में विवाद का मुद्दा, झगड़े का मुद्दा, कोई जनताना सरकार में आमतौर पर जो मामले निपटाए जाते हैं वो ये है कि गांव के लोगों पर अगर शंका हो जाए कि हां ये पुलिस के साथ मिला है या ये माओवादियों के साथ नहीं है या माओवादियों का ठीक ढंग से सहयोग नहीं कर रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं इल्जाम लगा करके उनको जनताना सरकार के सामने पेश किया जाता है। और उसमें भी किसको किस तरह का दंड देना है पहले वो लोग सुनिश्चित कर लिए रहते हैं। किसी को वहीं पे फिर किसी को मौत की सजा भी हो जाती है, किसी को मारपीट करके छोड़ दिया जाता है, किसी को मौखिक हिदायत देकर के छोड़ दिया जाता है। यह जनताना सरकार में इतना होता रहा है अभी तक, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। तो यह जनताना सरकार का ये एक प्रारूप मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा और मैंने देखा नहीं कहीं कुछ कि उसने जनताना सरकार स्थापित करके किसी को न्याय दिलाया हो, नहीं। बल्कि अब हम लोगों के पास जितनी अधिकतम जानकारी है यही है। जनताना सरकार इधर पता नहीं आप लोगों को क्या बोलते हैं, पर वहां यह है। इसी वजह से माओवाद के प्रति आदिवासियों का भी विश्वास खत्म सा हो गया। एक डर के कारण से माओवादियों के साथ है लोग, जो सच्चाई है। प्यार से बहुत कम लोग हैं। गांव में भी कुछ 2-4 लोग उल्टे सीधे होते हैं, उनके मार्फत गांव को कंट्रोल करने की तैयारी उनका प्रयास है। तो यह है। बाकी इससे लोग अंदर इतने खिलाफ बोलते हैं माओवादियों के खिलाफ, क्योंकि उस जगह पर रहकर के वो बोल भी नहीं पाते, कह भी नहीं सकते। ये आतंक है और पुलिस का भी यही आतंक है। दोनों में कोई फर्क नहीं लगता मुझे, वहां कोई फर्क नहीं लगता। मैं आपको एक इस रूप में बता रहा हूं कि दोनों के बीच में ये आतंक के मामले में तो कहीं फर्क नहीं लगता। हत्याओं के मामले में भी क्या फर्क है, क्या फर्क है। अब जितने हथियार देते हैं पहुंचाए जाते हैं, जितने पैसे देते हैं तो बड़े व्यापारी हैं, वो अग्नि के साथ हैं, सामाजिक एकता मंच बना करके रह रहे हैं, कलूरी के साथ है और लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। आदिवासी क्या देता है? आदिवासी कुछ नहीं देता, लेकिन उसको सब वही मौत उन्हीं को मौत मिल रही सभी तरफ से, माओवादियों की तरफ से भी, इधर से भी। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इस मामले में पुलिस और माओवादी दोनों आदिवासियों को कुचलने का काम कर रहे हैं। इस वजह से भी आज दोनों तरफ से उनको लातें पड़ रही है, मार रहे हैं, वो उठ खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। माओवादी भी और पुलिस भी वो अलग उठ करके अपने न्याय की बात कह पाए, ऐसी हालत नहीं है। इसलिए यह संभावना ज्यादा है कि माओवादियों के नाम से आदिवासियों को इस तरीके से कुचल करके, उसमें माओवादी भी उसमें शरीक है किसी ना किसी जाने अनजाने, ये आदिवासियों को इतना कमजोर कर दिया जाए, उनका आत्मविश्वास को इतना तोड़ा जाए, खत्म कर दिया जाए, कुचल दिया जाए कि वो उठ खड़ा ना हो पाए, तब फिर आप सारे कंपनियों को ला करके बैठाल दीजिए और जल जंगल जमीन को तबाह कर दीजिए। ये प्लानिंग है। Media, yes. Majority of society, no. Because, I mean,
मीडिया में एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है, वो रियलिटी है और वो कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है। आसान है बिकॉज द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे हैव, द काइंड ऑफ मनी दे हैव, the kind of control over all these, I mean, the way corporations control media, it's very important to construct an opinion. It's very easy to build an opinion. But do people buy all the opinion that media has shown? One thing that I read when I was in graduation, that the fact that some people, that there is illiteracy in India, and this was said as sarcasm, the fact that there is illiteracy in India probably at one level is good, because that's when you don't actually pay much attention to media and your analysis of reality is based on your everyday experience. But what I'm trying to say is that it's ऐसा नहीं है कि बहुत एक overpowering, overarching phenomenon है, मीडिया ने कहानी सुना दी और समाज को उन्होंने वो uncritically ले ली. It's always contested, and it does make a difference. I mean, in the age of mass media, I mean, the entire war on terror, the way it is legitimized, primary task has been media. Primary task has been what Chomsky said, manufacturing consent for all these wars. And that is something we need to question, we need to challenge. And that is something that was challenged actually. Even in JNU, I mean, it just took that 5 days. Only the first 5 days, first 5-6 days, everything that they said was questioned, was challenged, was contested. And today, what we have in our society is a polarized opinion. The idea is also to push that polarization further from our side. When I say push that polarization further, by creating a real polarization on the real issues. And that is, I mean, if there is a section which sees us as criminals, there is also a section which sees the students of HCU and the students of JNU. They look at them outside the university spaces with a lot of hope, with a lot of expectation. So it's both are there. And so the response to those who think that we are criminals has to be an effort at engagement, an effort at explaining what we believe in, and at the same time to build more solidarities that are there. इसमें जो एक जरूरी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी समझ रहा हूँ, ये जो बस्तर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जैसे जैसे आदिवासी लड़के लड़कियां शिक्षा पा रही है, ये देखने में आ रहा है कि ये लोग आदिवासी कल्चर से थोड़ा अलग होते जा रहे हैं. दरअसल इसके पीछे बड़ा एक कारण ये है, ये भी सच है और पूरी सच तो नहीं है लेकिन सच है. दरअसल जब हम लोग हॉस्टलों में पढ़ने शुरू करते हैं तो वहीं से शुरू हो जाता है हम लोगों को, बोले क्या, सरस्वती की वंदना कराया जाता है, फिर पूजा कराया जाता है, फिर आदमी वहीं से क्या नाम शुरू हो जाता है अपने कल्चर के खिलाफ जो नई चीज है, पूजा पद्धति और गाना वाना ये सब. तो इस वजह से भी जब वो आगे बढ़ते जाता है तो वो अपनी जो परंपराओं की चीजें हैं वो भूल करके नई चीजें अंगीकार करने जाता है. इस वजह से भी एक समस्या आ रही है. लेकिन अभी मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं, बस्तर के अंदर और बाहर भी आदिवासियों के भीतर एक जिस तरह से दलित साहित्य लिखा जाने के जो लिखा जा रहा है तो बहुत समृद्ध हो गया दलित साहित्य, और वैसे ही अब आदिवासियों के भीतर भी नए तरीके से लिखा जा रहा है अपने कल्चर को लेकर के, अपने इतिहास को लेकर के. और जो पौराणिक कथाएं हैं हिंदू धर्म के भीतर, उसमें से हम कौन हैं वो निकाल करके आदिवासी जनता के बीच में बताया जा रहा है. तो हमें लगता है कि हम जो आदिवासी जो पढ़ लिख करके जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो लोग भी कई जगह पे, अब कोई हिंदू धर्म के तमाम, जैसे दुर्गा पूजा होता है तो वही लोग सबसे आगे रहते हैं, गणेश चतुर्थी होता है तो वही आगे रहते हैं. जैसे अब बिहार और दूसरे जगह पिछड़े वर्ग के लोग जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये बहुजन किसकी पूजा कर रहे हैं. तो सवाल ऐसा है आदिवासियों के साथ भी, तो उससे थोड़ा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है. पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. और बहुत जल्दी तो कहना शायद जल्दबाजी है, पर इसको रोकने की तैयारी हो रहा है. हम लोग स्वयं भी इस दिशा में काम कर रहे हैं.
और ये जो एक बस्तर के अंदर जो विकास, अब तक तो कोई कारखाना लगा नहीं। बहुत पहले 1963-64 के आसपास एनएमडीसी आया वहां बस्तर में, जो माइनिंग का काम कर रही है। उससे भी बहुत विस्थापित तो नहीं हुए, लेकिन लोगों की जमीन कुछ गई, गांव छोड़े नहीं, लेकिन विस्थापन हुआ। अभी एनएमडीसी ने एक कारखाना लगाया है बस्तर में, नगरनार में, उससे लोग जरूर विस्थापित हुए। उनके कई गांव, 3 गांव उजड़े, लेकिन वो गांव बगल में बैठे हैं, पर अब तो चालू नहीं हो पाया। चालू होने की दशा में क्या होगा यह भी कहना मुश्किल है, पर उसमें तो काफी जमीन चली गई। 3 गांव के आधे आधे गांव उजड़ गए। पर इसके अलावा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने के बाद गांव के लोग विस्थापित किए गए हैं, ऐसा उदाहरण नहीं है बस्तर के अंदर। ये होता शायद, लेकिन हम लोगों के लड़ाई के चलते ये अब तक कामयाब नहीं हो पाए। पर हां, ये जो डेवलपमेंट जो दिखता है, जिस कल्चर की बात जो अब सवाल लोगों के अंदर, जहां जहां डेवलपमेंट है, जो ये समाजशास्त्रियों को ये शोध का विषय होना चाहिए। जहां जहां जो विकास के केंद्र है, जैसे कस्बा है, बैलाडिला भी है, वो आसपास गांव के लोग पढ़ नहीं पाए। ये बड़ा अजीब बात है। ये आदिवासियों के अंदर ये, अब चूंकि मैं यहां ये सब बड़े बड़े जो रिसर्च करने वाले लोग इस दिशा में आप लोग सोचते हैं, उनके बीच में बात कर रहा हूं। आप लोग निष्कर्ष निकालिए क्या है, जांच पड़ताल करके। लेकिन जहां जहां विकास का कुछ स्वरूप दिखता है, बिल्डिंगें, गाड़ियां हैं, कुछ और नए नए शानो शौकत दिखता है, उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो पढ़ नहीं पाए। मैं जिस सुकमा में रहता हूं, सुकमा बहुत चर्चित हो गया। मूलतः वो आदिवासी गांव है, आदिवासी गांव। अभी भी 15 वर्ष पहले तक आधे से ज्यादा आबादी आदिवासियों की। अब जिला और तमाम चीजें बन गया तो वो उल्टा हो गया। अब तो मुश्किल से 15-20% भी नहीं बचे हुआ, इतना भारी आबादी आ गया वहां। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि उस सुकमा में जो उस गांव के पुराने जो वासिंदे आदिवासी है, वो पढ़ नहीं पाए। अगल बगल में तो पढ़ लिए थोड़ा बहुत, लेकिन उस गांव के लोग अभी भी कोई हायर सेकेंडरी पास नहीं हुआ, जबकि बड़ी तादाद है, हायर सेकेंडरी पास नहीं हुआ। अब भी अभी कुछ प्राइमरी में पास पढ़ रहे हैं। तो ये जो तथाकथित जो विकास है, उसका असर आदिवासियों के विपरीत पड़ रहा है। ये क्यों है, कैसा है? और ये जो सरकारें बोलती हैं कि हम ये विकास कर दे रहे हैं, वो विकास कर दे रहे हैं, कारखाना लगाएंगे, फलाना ठिकाना लगाएंगे, ये दरअसल आदिवासियों को एक तरह से पिछड़ा और जहालत की जिंदगी बनाए रखने का एक, और उससे भी बदतर हालत में बनाए रखने का एक साजिश लगता है। जबकि इस दिशा में कभी सरकार ने अब तक, मैंने देखा जगदलपुर जो बड़ा शहर है, उस आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में कोई ठीक ठाक पढ़ नहीं पाया आदिवासी जो पुराने लोग हैं। और हर कस्बे में, हर शहर में यही हाल है। तो उसका बिना जांच पड़ताल कराए, शोध कराए, समाजशास्त्री अध्ययन ना कराए, आप बड़े बड़े कारखाना लगाने की बात कर रहे हैं आदिवासी इलाकों में, तो यह नाइंसाफी है, यह गलत है। ये इसको रोकना चाहिए बस। देखिए, बस्तर में जब कोई लड़ाई होता है तो महिलाएं बड़ी भूमिका अदा करती है। महिलाएं माओवादियों के साथ भी आगे की पंक्ति में महिलाएं होती है। हमारी लड़ाई में भी महिलाएं बहुत आगे थी। उमर, आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारी रैली होता है तो आधे से ज्यादा महिलाएं होती है। और ये महिलाओं पर अत्याचार भी बहुत हो रहे हैं, और लोग आगे आ रहे हैं, महिलाएं आगे आ रही, कोशिश कर रहे हैं। ये सलवा जुड़ूम के दिनों में सुकमा में एक बड़ी रैली हुई महिलाओं का, सलवा जुड़ूम बंद करने का ये सवाल को लेकर के। उसको लेकर जब वो रैली हुई
वो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद उसका व्यापक असर हुआ पूरे प्रशासन पर। तो ये है, बस्तर में महिलाएं लड़ने में भी आगे पीछे नहीं है, लड़ तो रही है, पर हम सोच रहे हैं कि ये गलत लड़ाई की दिशा में ना जाए, ये कोशिश कर रहे हैं।